नमस्ते, मैं हूं सौरभ और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। खबरें कई थी। हमने बुलेटिन की मीटिंग में अलग अलग खबरों पर खूब चर्चा की। फाइनल हुआ कि कुछ खबरों को बड़ी खबर में दिखाएं और कुछ को सुर्खियों में। मगर शाम होते होते एक ऐसी खबर आई जिसने सारी खबरों को छोटा कर दिया। खबर आई राजस्थान के उदयपुर से। खबर अपने साथ सिर्फ अक्षरों में बने वाक्य नहीं लाई, बल्कि साथ आया एक जघन्य, विभत्स और डरा देने वाला वीडियो। पुराने उदयपुर शहर में दोपहर के करीब 2:30 बजे कन्हैया लाल नाम के दर्जी की दुकान पर खूनखार मंसूबों के साथ दो शख्स ग्राहक बनकर आते हैं। उनमें से एक की कन्हैया नाप लेते हैं, कपड़ों की नाप को कागज पर नोट करते हैं। ये सब कुछ करीब 30 सेकंड तक चलता है। वीडियो भी दूसरा शख्स रिकॉर्ड करता रहा और अब इसके आगे का वीडियो हम नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि वो हिंसक है, जो YouTube की गाइडलाइन के खिलाफ है। साथ ही हमारे मानवीय मूल भी ऐसा करने से इनकार करते हैं। खैर, हम ये बताएंगे जरूर कि आगे हुआ क्या। नाप लेकर जब दर्जी कन्हैया लाल पीछे घूमते हैं, इतने में सामने दिख रहा शख्स हैवानियत पर उतर आता है। वो धारदार मोटे चाकू से उनकी गर्दन पर वार करने लगता है। वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, पूछते हैं कि भैया मैंने क्या किया। मगर हत्या के मंसूबे के साथ आए दोनों ही हत्यारों ने उनकी एक न सुनी। गर्दन पर तब तक वार किया जब तक जान नहीं चली गई। दिन दहाड़े हत्या करने वालों के हौसले इतने बुलंद थे कि वो इसका बाकायदा वीडियो बनाते रहे। हत्या के बाद दोनों एक वीडियो जारी करते हैं, तब जाकर हत्या की वजह का पता चलता है। वीडियो में मुख्य हत्यारे की पहचान मोहम्मद रियाज अख्तारी और दूसरे का नाम मोहम्मद गोस के तौर पर हुआ है और इसके बाद प्रतिक्रियाएं आना शुरू हुई। सबसे पहले सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर लिखा, उदयपुर में युवक की जघन्य हत्या की भर्त्सना करता हूं। इस घटना में शामिल सभी अपराधियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी एवं पुलिस अपराध की पूरी तह तक जाएगी। मैं सभी पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। मैं सभी से अपील करता हूं कि इस घटना का वीडियो शेयर कर माहौल खराब करने का प्रयास ना करें। वीडियो शेयर करने से अपराधी का समाज में घृणा फैलाने का उद्देश्य सफल होगा। मगर तब तक वीडियो काफी वायरल हो चुका था। सोशल मीडिया पर गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग उठने लगी। क्योंकि मामला कांग्रेस सरकार का था तो बीजेपी ने प्रश्न चिन्ह लगाने में ज्यादा देर नहीं लगाई। राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट कर लिखा, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत को अनदेखा किया, जिसका विभत्स परिणाम सामने है। ये वारदात सभ्य समाज को भयग्रस्त करने की साजिश का हिस्सा है। गहलोत जी सपाट बयानी कर पल्ला नहीं झाड़ सकते। उनकी जिम्मेदारी है प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित महसूस कराना और उन कारणों पर रोक लगाना जिससे इस तर्ज के अपराध और अपराधी पनप रहे हैं। अपनी एकांगी नीतियों की वजह से राज्य सरकार वैसे भी कटघरे में खड़ी है। सोशल मीडिया पर चल रही बयानबाजी के बीच कुछ तस्वीरें आती हैं जिससे उदयपुर में तनाव की स्थिति का पता चलता है। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर प्रदर्शन करते नजर आए। नारेबाजी के बीच पुलिस उन्हें समझाने की कोशिश करती रही। जैसे तैसे स्थिति को नियंत्रण में किया गया। सबसे पहले धारा 144 लगाकर उदयपुर में इंटरनेट को बंद कर दिया गया। शाम को सीएम गहलोत की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने बताया कि दोनों हत्यारों को राजसमंद के भीम से गिरफ्तार कर लिया गया है। सुनिए। मैं सबसे अपील की मैंने अभी कि मैंने नेता प्रतिपक्ष से गुलाब चंद कटारिया से बात भी करी है और यहाँ पर बातचीत भी हुई है। वो सीएमओ के संपर्क में भी है। हम चाहते हैं कि सब मिलकर के ऐसे वक्त में तनाव पैदा नहीं हो, सब मिलकर वापस शांति से रहें और दोषी जो है उसको बख्शा नहीं जाएगा। हत्यारे पकड़ लिए गए, लेकिन खबर है कि आला कत्ल यानी जिस हथियार से हत्या की गई उसकी बरामदी खबर लिखे जाने तक नहीं हो पाई थी। सुनिए नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की प्रतिक्रिया। अभी दोपहर में उदयपुर में एक बहुत ही हृदय विदारक और शर्मनाक मर्डर हुआ है और मैं सोचता हूँ उसने अपना वीडियो भी वायरल किया है। 17 तारीख का भी वीडियो वायरल हुआ है और आज जो मर्डर कर रहा है उस मर्डर का भी वीडियो वायरल हुआ है। और मैं सोचता हूँ कि ये कोई तो भी गैंग होनी चाहिए, क्योंकि बिना किसी इस प्रकार की गैंग के इस प्रकार का मर्डर, इस प्रकार की घटना को लेकर के नहीं हो सकता है। आप 17 का वीडियो भी सुनो और अभी का वीडियो भी आप सुनोगे तो आपको सारा विषय समझ में आएगा। बात है वो तो वीडियो आप सुनोगे तो लगेगा कि सारी घटनाक्रम वही बातों से जुड़ी हुई है, जो कोई न कोई संगठन इसके पीछे लंबे समय से काम करने वाला निकलेगा।
ये अकेला नहीं होगा, इसके पीछे कई तो भी बड़ी लिंकें निकलनी चाहिए, उन सबको ढूंढने का प्रयास। राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के बीच खबर है कि आरोपी मोटरसाइकिल से भाग रहे थे। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की हत्या का एक आरोपी मोहम्मद रियाज अंसारी भीलवाड़ा जिले के असीनत का रहने वाला है, जो बीते 21 सालों से उदयपुर में रह रहा था। हत्या के आरोपी मोहम्मद रियाज अंसारी के 3 भाई अभी असींद और 3 भाई अजमेर जिले के विजयनगर में रहते हैं। रियाज अंसारी का भीलवाड़ा से कनेक्शन होने की जानकारी मिलने के बाद असींद और जिले में सतर्कता बढ़ा दी गई है। इसके अलावा उदयपुर में 28 जून को धान मंडी थाना इलाके में घटित घटना को दृष्टिगत रखते हुए जिला उदयपुर के धान मंडी, घंटाघर, हाथीपोल, अंबा माता, सूरजपोल, भोपालपुरा एवं सवीना पुलिस थाना क्षेत्रों में आवागमन बंद करके कर्फ्यू लगा दिया गया है। खबर यह भी है कि एहतियात के तौर पर पूरे राजस्थान में इंटरनेट बंद किया जा सकता है। कई जिलों में कार्रवाई हो भी गई है। इस घटना पर कांग्रेस के आलाकमान की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा, उदयपुर में हुई जघन्य हत्या से मैं बेहद स्तब्ध हूं। धर्म के नाम पर बर्बरता बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इस हैवानियत से आतंक फैलाने वालों को तुरंत सख्त सजा मिले। हम सभी को साथ मिलकर नफरत को हराना है। मेरी सभी से अपील है, कृपया शांति और भाईचारा बनाए रखें। AIMIM के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद ओवैसी का भी इस पर बयान आया। ट्वीट कर लिखा, उदयपुर में हुई क्रूर हत्या निंदनीय है। ऐसी हत्या को कोई डिफेंड नहीं कर सकता। हमारी पार्टी का मुसलसल स्टैंड यही है कि किसी को भी कानून को अपने हाथों में लेने का हक नहीं है। हमने हमेशा हिंसा का विरोध किया है। हमारी सरकार से मांग है कि वे मुजरिमों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लें। विधि शासन को कायम रखना होगा। सोशल मीडिया और स्थानीय लोगों की तरफ से हत्यारों को सख्त सजा दिए जाने की मांग की जा रही है और की भी जानी चाहिए। ये देश कानून और संविधान से चलता है और उसी से ही चलेगा। किसी को भी धर्म के नाम पर इस तरह से हथियार उठाने की जरूरत करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। इस खबर पर लगातार राजनीतिक रिएक्शन आ रहे हैं। घटना में कई अपडेट्स भी हर घड़ी जुड़ रहे हैं। इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। जो भी अपडेट्स आएंगे वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। दिल्ली पुलिस ने 27 जून की शाम मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार किया, जिसके बाद मामला सोशल मीडिया खासकर ट्विटर पर ट्रेंड होता नजर आया। बहुत से लोगों ने जुबैर की गिरफ्तारी के खिलाफ आई स्टैंड विद जुबैर का हैशटैग ट्रेंड कराया, तो एक धड़े ने गिरफ्तारी को सही बताया। मोहम्मद जुबैर पेशे से फैक्ट चेकर हैं। ऑल्ट न्यूज़ नाम की वेबसाइट के को फाउंडर हैं। अब ये फैक्ट चेक क्या होता है, पहले इसको समझ लीजिए। सोशल मीडिया के दौर में कई अफवाहें खबरों की शक्ल में बहुत तेज़ी से फैलती हैं। लोग उनको सही मान बैठते हैं और कई बार ये खतरनाक साबित होती हैं। ऐसे में ज़रूरत पड़ती है फैक्ट चेक यानी तथ्यों की जांच करने वालों की। जैसे लल्लन टॉप का चैनल पड़ताल है, वैसे ही ऑल्ट न्यूज़ तथ्यों की जाँच करता है। अब वापस मोहम्मद जुबैर पर लौटते हैं। जुबैर ने ही नूपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद पर की गई विवादित टिप्पणी को सोशल मीडिया पर उजागर किया था। जुबैर के ही ट्विटर हैंडल से इसके वीडियो की क्लिप वायरल हुई, जिसके बाद नूपुर शर्मा का बयान देश विदेश में मुद्दा बना। अरब कंट्रीज ने लेटर लिखकर आपत्ति जताई। कई देशों ने हिंदुस्तान के राजदूतों को तलब किया। मोहम्मद जुबैर पहले भी कई मौक़ों पर चर्चा में रहे हैं। हरिद्वार में हुई धर्म संसद के हिंसक बयानों को भी जुबैर ही सामने लाए थे। अभी की बात करें तो जुबैर को साल 2018 में किए गए एक ट्वीट के लिए गिरफ्तार किया गया है। जुबैर पर ट्वीट के जरिए धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप है। FIR 4 साल बाद 2022 में दर्ज की गई। जुबैर ने एक हिंदी फिल्म के सीन के जरिए एक तंज किया था। ये वो ट्वीट है जिसके आधार पर गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस ने 20 जून को इस ट्वीट पर FIR दर्ज की। FIR कॉपी के मुताबिक पुलिस ने इस केस में स्वतः संज्ञान लिया है, इसलिए FIR में शिकायतकर्ता का नाम SI अरुण कुमार लिखा है, जो इसके केस IO यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी हैं। जुबैर के खिलाफ IPC की धारा 153A और 295 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। धारा 153 किसी शख्स पर दंगा भड़काने का प्रयास करने पर लगाई जाती है। इसमें सज़ा 2 तरह से होती है। अगर दंगा या कहें कि उपद्रव हुआ तो 1 साल तक की सज़ा या आर्थिक दंड यानी फाइन या दोनों लगाए जा सकते हैं। दूसरा, अगर उपद्रव नहीं हुआ तो भी 6 महीने तक की सज़ा या अर्थदंड दोनों लगाए जा सकते हैं। इस तरह धारा 295 तब लगाई जाती है जब कोई शख्स किसी भी धर्म या धार्मिक विश्वास का अपमान करने की कोशिश करता है। इसमें 2 साल की सज़ा या अर्थदंड या दोनों का प्रावधान है। हालांकि बता दें कि इसे संज्ञेय अपराध यानी सीरियस क्राइम माना जाता है। ये धारा गैर जमानती है।
तो गिरफ्तारी के बाद मजिस्ट्रेट से 1 दिन की रिमांड मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने आज जुबैर को कोर्ट में पेश किया, जहां लंबी जिरह चली। कोर्ट में दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया, जुबैर ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिस ट्वीट की जांच पर दिल्ली पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। जुबैर की तरफ से वकील वृंदा ग्रोवर पेश हुई। उन्होंने दलील दी कि जुबैर फैक्ट चेकर हैं, सोशल मीडिया पर झूठ का पर्दाफाश करता है, इसलिए बहुत से लोग नापसंद करते हैं। बेंगलोर में रहता है, दिल्ली पूछताछ के लिए बुलाया गया, नोटिस किसी और केस के लिए दिया गया था और गिरफ्तारी दूसरी केस में हुई। यही आरोप ऑल्ट न्यूज़ के फाउंडर मेंबर प्रतीक सिन्हा ने भी ट्वीट कर लगाया था। पुलिस का इस पर कहना है कि नोटिस दिया गया था। खैर, ट्वीट पर पुलिस के वकील की तरफ से दलील दी गई कि फोटो को एडिट करके डाला गया। जुबैर के वकील की तरफ से कहा गया, दिल्ली पुलिस ने हनीमून होटल से हनुमान होटल में नाम एडिट करने का आरोप लगाया, जबकि जुबैर ने जिस फिल्म का स्क्रीनशॉट लगाया था वो साल 1983 में आई थी। ऋषिकेश मुखर्जी ने इस फिल्म को बनाया था। फिल्म का नाम था किसी से ना कहना। फिल्म के जिस सीन का स्क्रीनशॉट लिया गया था उसको दिवंगत अभिनेता फारूक शेख और दीप्ति नवल पर फिल्माया गया था। फिल्म में दोनों नायक हनीमून मनाने जाते हैं। उन्होंने होटल पहले से बुक किया होता है और उन्हें बताया जाता है कि होटल का नाम हनीमून होटल है, लेकिन जब वो होटल पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उसका नाम हनीमून होटल से हनुमान होटल कर दिया गया है। इस पर फारूक दीप्ति से कहते हैं कि ये वही होटल है, बस इसके नाम को थोड़ा सा बदल दिया गया है। माने कहा गया कि ट्वीट में फिल्म की तस्वीर ज्यों की त्यों पोस्ट कर दी गई थी, कोई एडिट नहीं किया गया है। मौके पर जुबैर की तरफ से कहा गया, मुझे रिमांड कॉपी या एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई। 2018-2022 के बीच इस ट्वीट की वजह से क्या हुआ है, कई लोगों ने एक ही ट्वीट किया है। उन हैंडल और मेरे में केवल इतना अंतर है कि इसमें मेरा विश्वास, मेरा नाम और मेरा पेशा है। इसके बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से जुबैर के लैपटॉप की मांग की गई। इस पर जुबैर की तरफ से जवाब आया कि उन्होंने मेरा फ़ोन जब्त कर लिया है। मैं पुलिस को पहले ही बता चुका हूं कि मैं ट्वीट के लिए सिर्फ अपने मोबाइल का इस्तेमाल करता हूं, लैपटॉप का नहीं। उन्हें अब मेरे लैपटॉप की आवश्यकता क्यों है? वे मेरे लैपटॉप की मांग कर रहे हैं क्योंकि मैं कई चीज़ों को चुनौती दे रहा हूं। अगर पुलिस दुर्भावनापूर्ण काम कर रही है तो कोर्ट अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता। दिल्ली पुलिस ने इस पर जिस फ़ोन से ट्वीट किया गया उसकी मांग की। इस पर जुबैर की तरफ से जवाब आया कि 2018 में एक अलग फ़ोन का इस्तेमाल करता था और मैंने वो फ़ोन खो दिया। ये पहली बार नहीं कह रहा हूँ, ये मैं पहले के मामले में हाई कोर्ट के सामने कह चुका हूँ और मेरे पास खोए फ़ोन की रिपोर्ट भी है। मुझे धमकी देकर उन्हें खोया फ़ोन नहीं मिलेगा, उन्हें अब लैपटॉप चाहिए। ये दिल्ली पुलिस द्वारा पावर का दुरुपयोग है। दिल्ली पुलिस ने इस पर कहा, वो एक फैक्ट चेकर हैं, सिर्फ लोकप्रिय होने के लिए कुछ धार्मिक समूहों की भावनाओं को भड़का रहे हैं। उन्होंने धार्मिक समूहों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले कई ऐसे पोस्ट किए हैं। सिर्फ एक ही ट्वीट नहीं है, कई और भी हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ और ट्वीट दिखाए गए। पुलिस ने कहा उन्होंने सहयोग नहीं किया। ट्विटर ऐप सहित मोबाइल पर सभी एप्लीकेशन भी डिलीट कर दिए। पुलिस ने दावा किया कि जुबैर ने अपना फ़ोन देने से पहले फॉर्मेट कर दिया। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से जुबैर की 5 दिन की रिमांड मांगी। जवाब में जुबैर के वकील ने कहा, एक पत्रकार का नैतिक कर्तव्य सत्ता से सच बुलवाना है। दिल्ली पुलिस कोर्ट को गुमराह कर रही है। हम न सिर्फ रिमांड का विरोध कर रहे हैं बल्कि जमानत भी मांग रहे हैं। 4:15 बजे सबकी दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित कर लिया। फिर शाम 6 बजे फैसला सुनाया गया, जिसमें कोर्ट ने जुबैर की 4 दिन की रिमांड दिल्ली पुलिस को दे दी। सुनिए दिल्ली पुलिस की प्रतिक्रिया। देखिए, एक हमें टैग किया था हमारे ट्विटर हैंडल को एक ऑब्जेक्शनेबल ट्वीट के साथ, किसी और ट्विटर हैंडल ने, कि दैट जुबैर ने एक ट्वीट किया जिसके ऊपर एक पूरी थ्रेड चलती है ट्वीट्स की, एक ट्विटर स्ट्रॉम चलता है। उसके अलावा उस ट्वीट के कारण मल्टीपल सोशल मीडिया एंटिटीज़ उस पर एक तरीके से हेट स्पीचेस एंड एंटी रिलीजन स्पीचेस देते हैं, जिसके विच इज़ डिट्रीमेंटल फॉर द कम्युनल हार्मनी। उसके बेसिस हमने केस रजिस्टर किया एंड ड्यूरिंग दैट इन्वेस्टिगेशन जब हमने इससे डिटेल्स मांगी तो ही वॉज इवेसिव एंड अकॉर्डिंग टू दैट लीगल प्रोसीजर हमने इसे अरेस्ट किया। सर, जब पूछताछ के लिए बुलाया था तो क्या किस तरह का, क्या ये आपसे शेयर नहीं कर रहा था, जो उसका टेक्निकल फोन है वो नहीं दे रहा था, क्या किस वजह से? देखिए, इसमें इस इन्वेस्टिगेशन में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। नंबर 1 वॉज द टेक्निकल गैजेट एंड नंबर 2 वॉज द इंटेंशन, कि आपने जब ये किया तो आपकी क्या इंटेंशंस थी, और उसके बाद जितने ये ट्विटर हैंडल्स थे वो आपके जो ग्रुप था उसने किस बेसिस पे सारा काम किया। उन दोनों पॉइंट्स पे ये वेसिव था, इसने आंसर नहीं दिया
एंड हमें टेक्निकल गैजेट जो इसकी फ़ोन था वो चाहिए था, और पता लगा कि ये फ़ोन भी जो लेके आया था पूरा फॉर्मेटेड लेके आया था। तो इस बेसिस पे ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बनवाने के बाद इसे अरेस्ट किया। चूंकि जुबैर सोशल मीडिया पर चर्चित व्यक्ति हैं तो उनकी गिरफ्तारी ने राजनीतिक रुख ले लिया है। बात सिर्फ कोर्ट या पुलिस तक नहीं रही, सरकार और विपक्ष दोनों ही तरफ से ट्वीट आने लगे। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, सच की एक आवाज़ को गिरफ्तार करने से ऐसी हजार आवाज़ें उठेंगी। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन, पार्टी सांसद महुआ मोइत्रा, टीआरएस एआईएमएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी गिरफ्तारी की निंदा की है। आप सांसद संजय सिंह ने ट्वीट कर लिखा, सवाल उठाए, सोशल मीडिया पर लोग दो गुटों में बंट गए हैं। ट्वीट बीजेपी की तरफ से भी आया। योगी सरकार मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट कर लिखा, बजरंगबली पर अभद्र टिप्पणी करने वाले व्यक्ति का राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव द्वारा बचाव करना आश्चर्य की बात नहीं है। फिलहाल अपडेट यही है कि पुलिस को 4 दिन के लिए जुबैर की रिमांड मिल चुकी है। संभव है कि वो जांच के लिए बेंगलुरु भी जाए। अब अंत में बात महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले 1 हफ्ते से चल रही उठापटक आज भी जारी रही। दिन भर गुवाहाटी, मुंबई और दिल्ली से खबरें आती रहीं। करीब 1 हफ्ते से चल रहे इस पूरे घटनाक्रम के बीच आज राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र सरकार की ओर से पिछले कुछ दिनों में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी मांग ली। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कैबिनेट की बैठक बुला ली। इन सब के बीच विधायकों के साथ गुवाहाटी में डेरा डाले बैठे एकनाथ शिंदे ने होटल के बाहर मीडिया से बात की तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस हाईकमान से मिलने दिल्ली पहुंच गए। क्या कुछ हुआ आज महाराष्ट्र की राजनीति में, विस्तार से समझते हैं। शुरुआत गुवाहाटी के होटल रेडिसन ब्लू से। 1 हफ्ते से जारी पॉलिटिकल ड्रामा के बीच एकनाथ शिंदे आज होटल से बाहर निकले। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम शिवसेना में ही हैं और अलग पार्टी नहीं बनाने जा रहे। सुनिए। हमारे जो स्पोक्स पर्सन केसरकर जी है वो आपको पूरी जानकारी, इंफॉर्मेशन, जो हमारा जो स्टैंड है, हमारी जो भूमिका रही है, जो उसकी जानकारी वो बार बार आपको दे रहे हैं। हमारी जो बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व की जो बात है हम लोग आगे ले जा रहे हैं और शिवसेना में हम लोग हैं और शिवसेना को आगे ले जा रहे हैं और इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है। और आपको जैसे ही हमारा अगला जो कदम है, अगला जो स्टेप है, उसके बारे में हम लोग आपको जानकारी देंगे। जहां एक तरफ एकनाथ शिंदे शिवसेना पर अपना दावा ठोक रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि असली शिवसेना एक ही है, दूसरी अगर कोई है तो वो भारतीय सेना है, वो देश की रक्षा करते हैं और हम महाराष्ट्र की। सुनिए। बाळासाहेबांनी शिवसेनेची स्थापना केली तेव्हापासून आतापर्यंत 260 वेगळ्या वेगळ्या सेना निर्माण झाल्या। राहिल्या 2च सेना, एक शिवसेना आणि एक भारतीय सेना। एक शिवसेना आणि दुसरी भारतीय सेना, इंडियन आर्मी, या 2च सेना राहिल्या आहेत आणि या दोन्ही सेना एकच काम करतायत, देशाचं रक्षण करण्याचं, हिंदुत्वाचं रक्षण करण्याचं, महाराष्ट्राचं रक्षण करण्याचं। संजय राउत का ये बयान अलीबाग की एक जनसभा से आया। राउत को आज ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था लेकिन वे नहीं गए। इसके बाद ईडी की ओर से उन्हें दोबारा समन भेजा गया और 1 जुलाई को पेश होने के लिए कहा गया है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज 2:30 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई, जिसे बाद में आगे बढ़ाकर शाम 5 बजे कर दिया गया। इस बैठक से पहले उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर बागी विधायकों से भावुक अपील की। ठाकरे ने कहा, परिवार के मुखिया होने के नाते मुझे आपकी चिंता है। आप लोगों को कुछ दिनों से कैद करके गुवाहाटी में रखा गया है। आप लोगों के बारे में रोज मेरे सामने नई जानकारी आती है। आप में से कई मेरे संपर्क में हैं। आप लोग दिल से अभी भी शिवसेना के साथ हैं। मैं यही कह सकता हूं कि अभी बहुत देर नहीं हुई है। आप लोग मुंबई आकर मेरे साथ बैठें और शंकाओं को दूर करें। हम एक साथ जरूर कोई रास्ता निकाल लेंगे। ठाकरे ने बागी विधायकों से यह भी कहा कि शिवसेना में आपको जो आदर सम्मान मिला है वो कहीं और नहीं मिलेगा। इसके बाद शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक शुरू हुई। कैबिनेट की बैठक में उद्धव ठाकरे ने यह स्पष्ट कर दिया कि वे इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। बैठक में मौजूद सहयोगी दलों, कांग्रेस और एनसीपी नेताओं ने उद्धव के फैसले का समर्थन किया। कैबिनेट मीटिंग से पहले उद्धव ठाकरे ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से भी फोन पर बात की थी। कहा जा रहा है कि शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देने की बजाय
संघर्ष करने की सलाह दी थी। कैबिनेट मीटिंग के बाद महाराष्ट्र सरकार में गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने कहा कि कैबिनेट में कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई, किसानों के मुद्दों पर चर्चा हुई। कल फिर से कैबिनेट मीटिंग हो सकती है। सुनिए। कैबिनेट में कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। कैबिनेट में सिर्फ जो एजेंडा पे जो आइटम थे उतने मंजूर हो गए और उतनी चर्चा हो गई, और कुछ इश्यूज बाकी है उसके बारे में शायद कल फिर से कैबिनेट हो सकती है। मुख्यमंत्र्यांनी काही भाष्य केलं नाही, याच्या बाबतीत मी सांगू शकत नाही। याच्या बाबतीत आमच्या पक्षाचे जे वरिष्ठ नेते आहेत ते वरिष्ठ नेते याबाबतचा निर्णय घेतील आणि आपल्याला सांगतील। कल भी कैबिनेट की बैठक बुलाई मुख्यमंत्री? हाँ, शायद हो सकती है। सर, एकनाथ शिंदे ने बयान दिया है कि अगर वो आते समय उनके पास अगर आंकड़े ना हो तो वो बीजेपी के साथ में अलायंस करके गवर्नमेंट फॉर्मेशन कर सकते हैं। उस पर आपका क्या कहना है? और फ्लोर टेस्ट के ऊपर मुझे कोई नहीं कहना, कुछ नहीं कहना। कैबिनेट मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के बाकी बचे विधायकों के साथ भी बैठक की। कैबिनेट मीटिंग के बाद अब राजभवन की ओर चलते हैं। अस्पताल से वापस लौटते ही राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव सरकार से पिछले 3 दिन की फाइलों का हिसाब किताब मांग लिया। राजभवन सचिवालय की ओर से जारी आदेश में उन प्रस्तावों के बारे में जानकारी मांगी गई है जिन्हें 22, 23 और 24 जून को मंजूरी दी गई। राजभवन के इस आदेश को गुवाहाटी के होटल में बैठे विधायकों की शिकायत से जोड़कर देखा जा रहा है। शिंदे गुट के बागी विधायकों ने आरोप लगाया था कि राजनीतिक संकट के बीच उद्धव सरकार की ओर से अंधाधुंध फाइलें और सरकारी संकल्प यानी शासन आदेश पास किए जा रहे हैं। इससे पहले विधान परिषद में विपक्ष के नेता प्रवीण दारेकर ने राज्यपाल को लिखित शिकायत देकर कहा था कि राजनीतिक अनिश्चितता के बीच कई फैसले लिए जा रहे हैं जिनका संज्ञान लिया जाना चाहिए। मुंबई और गुवाहाटी में चल रही बैठकों से इतर दिल्ली में भी बैठकों का दौर शुरू हो गया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ दिल्ली में बैठक की। माने खेल अभी लंबा चलेगा, जो होगा आपको बताते रहेंगे। आज के लल्लन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।